बासिल एपिसोड 24। ठीक है, सामने कैफे में तशरीफ रखो, मैं कॉफी भिजवा देती हूँ, संजीदगी से कहते हुए पैक शुदा केक को काउंटर पर एक तरफ रखा। ओहो, तुम बिल्कुल गलत हो। मैं सिर्फ कॉफी पीने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बैठ कर कॉफी पीने आया हूँ। अटल ने मुस्कुराहट को मजीद गहरा किया। वो काउंटर पर रखी कोहनी के बल इसकी तरफ पलटी। गुलाबी चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। जी? हैरत से भुएं उठाई। अटल फौरन सीधा हुआ। देखे ना, शुक्रिया अदा तुम्हें करना है तो कॉफी पीते हुए साथ भी तुम्हारा होना चाहिए, ना कि खाली कुर्सी का। कंधे उचकाई अपनी फरमाइश की वजाहत दी। जैसिका ने कुछ देर घूर कर इसके पुरइत्तेमाद चेहरे की तरफ देखा, फिर सबसे गहरी सांस बाहर उंडेली। ठीक है, तुम ऐसे मेरी जान नहीं छोड़ने वाले तो चलना ही पड़ेगा। कैफेटेरिया चलो। एक आखिरी शर्त, कॉफी कहीं और से पीते हैं, यहाँ इस बेकरी की मुझे पसंद नहीं। जैसिका ने हैरत से इसे नाक चढ़ाए हुए देखा, फिर गुस्से से मुंह में कुछ बड़बड़ाती नाक फुलाई चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई और वो बहुत मुश्किल अपने कहके पर काबू पा सका। दौरान ने किस काम पर लगा दिया था इसे। लड़कियों के साथ यूं फ्लर्ट करना इसके बस का काम नहीं था, लेकिन दुरान के साथ रहते हुए इतनी अदाकारी तो वो सीख ही चुका था। एक निगाह घड़ी पर डाली और फिर लब भेंचे पैंट की जेबों में हाथ डाले चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। चंद मिनट बाद ही वो लॉन्ग नीले कोट में मलबूस बाहर निकली, गुस्से से घूरती हुई और इसकी तरफ बढ़ रही थी। हार्वी पेशानी पर शिकन सजाए सोफे के पुश को छोड़कर एक झटके से आगे हुआ। वो अपने सामने लगे स्याह सोफे पर मौजूद बुरहान से मुखातब था, जो सर झुकाए मैरून लेदर जैकेट के नीचे स्याह जीन्स से तन किए हुए था। शक्ल और सूरत और कद काट में वो असफन मलक की परछाई था। अदाकारी में तो वो बस दुरान की शोहरत की देखा देखी अच्छी शक्ल के बलबूते पर घुस आया था, जबकि टैलेंट के नाम पर इसके पास कुछ नहीं था। तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में रख के दिया, भारी भरकम एडवांस दिलवाया और तुम हमारा इतना सा काम नहीं कर सके। हार्वी के लहजे में तलखी और तंज दोनों शामिल थे। बुरहान ने झुका सर ऊपर उठाया और बारी बारी हार्वी और ब्रोस की तरफ देखा। इन्होंने बुरहान को स्टेफन के मेगा प्रोजेक्ट फिल्म में लीड रोल दिलवाकर बआसानी खरीद लिया था, लेकिन बुरहान था कि अभी तक जवेरिया को इन तक पहुंचाने के बारे में कोई पेशरफ नहीं कर सका था। आप लोगों को क्या लगता है ये इतना आसान है? मैं दुरांग लेस की हर खबर तो दे रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में थी, बहुत अच्छा मौका था, जो करना था कर लेते। कंधे उचकाता वो फिर से सोफे की पुष्ट से टेक लगा गया। वो इस वक्त बरोस के घर में इन दोनों के साथ खुफिया मुलाकात के लिए आया था। तुम लोगों ने खुद सुस्ती दिखाई। अच्छा खासा हॉस्पिटल की इंतजामिया को हम खरीद सकते थे, इसे वहीं से उठवा लेते थे। बुरहान ने जैकेट के कॉलर को जोर से झटका दिया। बरोस ने इसकी बात पर जोर जोर से नफी में सर हिलाया। हमने कोई सुस्ती नहीं दिखाई थी। इसी दिन शुएन से कहकर कुछ गुंडे बुलवा भी लिए थे, लेकिन दुरांग दूसरे ही दिन इस लड़की को डिस्चार्ज करवा के घर ले गया। हमें था कि वो इतनी ज्यादा बीमार है तो कम से कम 1-2 हफ्ते अस्पताल में रहेगी। वो तो जो होना था हो गया, हॉस्पिटल वाला प्लान नाकाम रहा। अब आगे की सोचे क्या करना है। चाहे काम तसल्ली से हो, लेकिन बिना शक लड़की को काबू करना है। हार्वी ने हाथ को हवा में लहराते हुए दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आंखों को चिंदू की अब बात मुकम्मल ही। देखो, मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। दौरान की सिक्योरिटी बहुत सख्त है। मुझे भी मुकम्मल जांच के इंतजाम से गुजार कर घर में दाखिल होने दिया जाता है। बुरहान इनको अपनी परेशानी से आगाह कर रहा था। लालच में आकर इनका साथ देने की हामी तो भर चुका था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहा था। दुरान के कमरे के बाहर कैमरे नस्ब है। पहले फिर भी वो लड़की बाहर आ जाती थी और मैं इससे दोस्ती भी बढ़ा रहा था, लेकिन अब तो वो बीमार है, बाहर आने का भी कोई चांस नहीं। रोजीन और नर्स के अलावा कोई भी कमरे में नहीं जा सकता। बुरहान की बात पर बड़ोस ने पुरसोच अंदाज में थोड़ी सहलाई, फिर एकदम से सोफे की पुष्ट छोड़े राजदराना आगे हुआ। अगर हम ऐसा करें कि किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए घर में दाखिल कर दे। ऐसा कौन हो सकता है? दुरान की इजाजत के बिना कोई भी घर में अपना जाती मुलाजम तक नहीं रख सकता। वो मुलाजम नहीं होगा तो फिर कौन? बुरहान ने हैरत से सवाल किया। बरोस मैंने खेज में मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी? क्या? बुरहान उछल कर सीधा हुआ। हार्वी की हैरत भी इससे कम नहीं थी। हाँ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं, पुरसुकून लहजे में इस हैरत पर जवाब दिया और इस्तनाम में सर हिलाते हुए हार्वी की तरफ देखा, जो अब भी शायद इस बात पर गौर कर रहा था। वेट वेट वेट। बुरहान ने दोनों को यूं मुत्तफिक होते देखकर बाजू ऊपर उठाए। मैं ऐसे अचानक कैसे किसी लड़के के साथ शादी कर लूंगा? दुरान को शक हो सकता है। तो दुरान ने भी तो अचानक शादी की है, बरोस ने फौरन जवाब दिया। इसने अपनी शादी की बहुत बड़ी कहानी डाली है। बुरहान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए दोनों की तरफ देखा, जो इसे इस्तेमाल करते हुए किसी भी हद तक जा रहे थे।
اس نے کہانی ڈالی ہے تو ہم بھی کہانی بنا دیتے ہیں۔ ہاروین نے پہلی بار گفتگو میں نہ صرف حصہ ڈالا بلکہ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ بھی بروز کی اس پلان پر متفق ہے۔ برہان نے پیچارکی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ لڑکی ہم تمہیں دیں گے، بس تمہیں اس سے جھوٹی شادی کرنی ہے، اور جب ہماری وہ لڑکی ایک دفعہ گھر میں ہو گئی تو پھر تم سب کام اس پر چھوڑ دینا، بروس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اب ہاروی اور بروس کے چہرے چمک رہے تھے جبکہ وہ پریشانی سے ماتھے کو انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ رات کے 9 بجے دوران گلیس کی روشنیاں جل کر اس خوبصورتی بخش رہی تھی۔ سفید وردی میں ملبوس نرس ہاتھوں میں چھوٹی سی ٹرے تھامے اس ہلکے نیلے اور سفید رنگ کے ملاپ لیے خوبصورت کمرے میں بیڈ کے کنارے پر کھڑی تھی۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے کراؤن سے پش لگائے وہ بیزاری سے اپنے سر پر کھڑی نرس کو دیکھ رہی تھی۔ سفید ڈھیلی کی شرٹ، بیماری سے جونتا لاغر وجود اور مرمول سا چہرہ لیے وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ ہسپتال سے دوران گلیس میں آئے آج تیسرا دن تھا۔ اس کے تمام تر دیکھ بھال کے لیے ہر وقت کمرے میں نرس موجود رہتی تھی۔ ڈاکٹر روز معائنے کے لیے آتا تھا، اب بھی نرس اسے رات کی دوا دینے کے لیے کھڑی تھی۔ میم پلیز ایسا مت کرے، یہ میڈیسن آپ کے لیے بہت ضروری ہے، سفید وردی میں ملبوس کھڑی وہ التجائی مگر شائستہ لہجے میں جویریہ سے دوا لینے کا اصرار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں لینی، میں ٹھیک ہوں، آہستگی سے مگر بیزاری سے منع کیا۔ دوا اتنی زیادہ سخت تھی کہ وہ دن رات نیم غنودگی کی حالت میں رہتی تھی۔ جسم تو ویسے ہی نکہت زدہ تھا، ساتھ منہ کا ذائقہ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اب ٹھیک نہیں ہے میم، آپ کو یہ میڈیسن لازمی لینی ہے، نرس بڑے مؤدب لب و لہجے میں گزارش کر رہی تھی۔ جویریہ نے بچوں کی طرح ناک چڑھائی۔ آج جا کر تو اسے کچھ ہوش آیا تھا، سر ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا اور اب پھر سے دوا کھا کر وہ غنگنگی میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی۔ دوران نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھا بظاہر تو ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، لیکن اس کے کان اس وقت نرس کی آواز پر لگے تھے جو مسلسل جویریہ کی منت سماجت میں لگی تھی۔ جویریہ کے بار بار انکار پر وہ ایک دم سے ٹی وی کو بند کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ کے پاس نرس کے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ سر دیکھیں میم آج بہت ضد کر رہی ہیں، میڈیسن نہیں لے رہی، نرس نے دوران کو پاس کھڑے دیکھ کر فوراً رخ اس کی طرف موڑ کر شکایتی لہجے میں جویریہ کے ضد کے بارے میں بتایا۔ دوران کے پاس آتے ہی وہ جو بیزاری سے نرس کی طرف دیکھ رہی تھی فوراً بے رخی اور ناگواری سے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے دے میڈیسن، دوران نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ان 3 دنوں میں وہ پہلی بار اس کی اور نرس کی گفتگو میں مداخلت کر رہا تھا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے میڈیسن والی ٹرے دوران کو تھمائی۔ آپ جائیں، میں دیتا ہوں میڈیسن ان کو۔ اوکے سر، نرس نے سر جھکا کر استناب میں ہلایا اور ہاتھ باندھے باہر نکل گئی۔ دوران نے گہری سانس لے کر بے رخی سے چہرہ موڑے بیٹھے جویریہ کی طرف دیکھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کو ڈھیلی چوٹی بنائے وہ چہرے پر بلا کی سختی سجائے ہوئے تھی۔ 3 دن سے وہ بس چوری چوری سے دیکھنے پر اتفاق کیے ہوئے تھا۔ وہ دوا کے ذریعے سے زیادہ تر غنودگی میں ہی رہتی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آتا، بہت دیر کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا اور پھر صوفے پر چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جویریہ کو دیکھنا اس کے دل کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور سچائی دوران کے اندر ہلچل مچانے لگی تھی۔ وہ بہت بہت مضبوط ہونے کے باوجود اس انوکھی سی مضبوط لڑکی کے آگے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ میڈیسن لو، بہت دھیما لہجہ تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے ہی اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ جویریہ نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے اپنے پاؤں سمٹے۔ اب اسے اس پل پل بدلتے انسان کی اس ہمدردی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ مختلف نہیں، بہت عجیب تھا۔ جویریہ کو لگنے لگا تھا کہ وہ اسے سمجھ گئی ہے کہ اس کا اکیلا پن اس کی سختی کی وجہ سے ہے، لیکن نہیں، وہ پتھر تھا جس میں انسانیت نام کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ مطلبی اور سنگ دل ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، چہرے کے رخ کو ہنوز ایک طرف رکھتے بے رخی سے جواب دیا۔ یہ دوا تمہارے دل نہیں دماغ کے لیے ہے۔ کچھ نہیں ہوگا میرے دماغ کو، ایک وقت نہیں لوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، سپاٹ مگر تلخ لہجہ تھا۔ دوران نے اس کی گردن پر جھولتی گنگریالی لٹ پر نگاہ جمائی، پھر سر نیچے ٹرے پر جھکایا۔ ایک وقت کی دوا نہ لینے سے صحت 1 ہفتہ پیچھے چلی جائے گی، سر جھکائے بے انتہا اپنائیت بھرے لہجے میں جواب دیا جس میں ندامت بھی شامل تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اس سے، لیکن زندگی میں کبھی کسی سے معافی ہی نہیں مانگی تھی تو سب سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کرے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فکر نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری ہے یہ میری۔ جھکا سر اوپر اٹھا اس کی طرف دیکھا۔ جویریہ کی یہ بے رخی، یہ ناگواری دل میں عجیب طرح کی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ناراض ہے تو کائنات کی ہر چیز، ہر انسان ناراض ہے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذمہ داری نہیں، ایک ایسی نیکی جو آپ کے گلے پڑ گئی ہے، ایک ایسا بوجھ جسے آپ اتار کر پھینکنا تو چاہتے ہیں لیکن اپنی ہی کی ہوئی جھوٹی باتوں کے پاس نے روک رکھا ہے آپ کو۔
एक झटके से चेहरा सीधा किए वो दुरान की आंखों में आंखें डाले दांत पीस पीस कर तंज कर रही थी। अचानक इतना ऊंचा बोलने पर सर में शदीद दर्द की लहर उठी। आह! बेख्तियार वो दोनों हाथों से अपना सर थाम गई। दुरान जो इसके यूं बोलने पर यक तक इसे देख रहा था, इसके यूं सर थामने पर परेशानी से आगे हुआ। ज्यादा बोलो मत, ये मेडिसिन लो। जल्दी से ट्रे आगे की। जवेरिया ने नगवारी से इसके ट्रे समेत बड़े हाथ को अपने हाथ से दूर किया। दुरान ने लब भेजे इसकी तरफ देखा, जो सपाट चेहरे के साथ अब भी इसकी आंखों में झांक रही थी। देखो, अगर खुद से मेडिसिन नहीं लोगी तो जबरदस्ती करूंगा। दुरान की बात पर वो पेशानी के बल गहरे किए चेहरे को रुख को दूसरी तरफ मोड़ गई। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानने वाली। दुरान ने एकदम ट्रे को बेड के तरफ में लगे मेज पर रखा और खड़ा हुआ। वो जो इसकी बात पर बेनियाजी दिखाए रुख मोड़ कर बैठी थी, शर्मिंदगी से गर्दन घुमाई। दुरान ने झुक कर तकिए के पास पड़े इसके स्कार्फ को उठाया, सूरज स्कार्फ को दोनों हाथों में पकड़कर लंबाई रुख सीधा किया और फिर इस पर झुका। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हैरत से इस पर खुद पर झुकता देखकर पीछे हुई। दुरान इसकी बात का जवाब दिए बिना अब इसके दोनों बाजू पीछे कमर की तरफ मोड़ रहा था। वो झुंझलाकर बाजू को इसके हाथों की गिरफ्त से छुड़वाने लगी। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? बाजू को झटका देते गुस्से और रौब से कहा, जबकि वो किसी रोबोट की मानद अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में इसकी कलाइयां थामे अब इसको सकाफ से बांध रहा था। ये क्या बदतमीजी है, मैं गुलाम नहीं आपकी। बाजू इतनी सख्ती से बांधे गए थे कि अब हिल नहीं रहे थे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर से इसके सामने बैठकर लबर पर उंगली रखे गुस्से से चुप रहने का इशारा किया। खोले मुझे फौरन। आप ये सब करने का हक नहीं रखते हैं। मेडिसिन खाए बिना नहीं खुलेगा, पुरसुकून लहजे में कहा और अदवायात के ट्रे को फिर से उठाया। जवेरिया ने गुस्से से तिलमिलाए चेहरे के साथ घूर कर देखा। मुझे नहीं खानी मेडिसिन, मैं ठीक हो जाऊंगी ऐसे ही। आपको बिला वजह तुरम खान बनने की जरूरत नहीं। देखो, शराफत से मुंह खोलो, वरना मैं इससे भी ज्यादा जबरदस्ती कर सकता हूँ। दुरान ने इसके बाद अनसुनी करते हुए मेडिसिन हाथ में पकड़कर इसकी तरफ बढ़ाई। जवेरिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर गए। अनायत भी जफाकारी में कर रहा था। कितना पत्थर दिल था। नगवारी से एक नजर इसके बड़े हाथ को देखा और फिर बेबसी से मुंह खोल दिया। दुरान ने मेडिसिन इसके मुंह में रखी और फिर पानी के गिलास को मेज पर से उठाकर इसके मुंह से लगाया। वो नगवारी से आंखें बंद किए दवा को हल्क से नीचे उतार रही थी। इसी तरह बारी बारी दोनों मेडिसिन खिलाने के बाद गिलास को मेज पर रखकर सीधा हुआ। गुड, बच्चों जैसा अंदाज था, जैसे वो कोई बच्ची थी जिसे जबरदस्ती दवा खिलाने में वो कामयाब हुआ था। अब खोले मुझे। जवेरिया ने दांत पीसते हुए अपने बंदे हाथों को झटका दिया। वो जो इसकी आंखों से बहते आंसू देख रहा था, खड़े होने के बजाय बेड पर खिसक कर आगे हुआ। इसके दोनों अतराफ से अपने बाजू घुमाकर हाथों को स्कार्फ से बंदी गांठ पर रख दिया। ये बेसाख्ता हरकत दुरान को ही भारी पड़ी। गुर्बत ने वजूद में बिजली दौड़ा दी। दिल की रफ्तार 180 की रफ्तार से दौड़ने लगी। स्कार्फ की गांठ खोलते इसके हाथ लम्हे भर के लिए दिल की कफियत पर थम गए। इसके साथ ये सब जिंदगी में पहली बार हो रहा था। ये नहीं था कि वो इसके करीब पहली बार आया था, लेकिन आज कुछ अलग था। बमुश्किल इसकी कलाइयों पर बंधे स्कार्फ को खोलकर वो एक झटके से खड़ा हुआ और फिर बिना पीछे देखे तेज तेज दाग भरता कमरे से बाहर निकल गया। गमजदा नहीं होता कि इशारा नहीं होता। आंखें इनसे जो मिलती हैं तो क्या क्या नहीं होता। अल्लाह बचाए मर्ज़ इश्क से। दिल को सुनता है कि ये आरज़ा अच्छा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कदर भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जवेरिया ने आहिस्ती से सर को बैकग्राउंड से जोड़ा। गाल नम थे लेकिन दिल में दर्द था। ये दर्द के ही लायक था। पत्थर से मोहब्बत कर बैठने वाले दिल ऐसे ही दर्द के लायक हुआ करते हैं। बेदर्दी से गाल के दोनों तरफ को साफ किया। दवा अपना असर दिखाने लगी थी। सर फिर से भारी हो रहा था। कंफर्टर खुद पर ओढ़ती वो लेटी तो वजूद से उठती दुरान की खुशबू थपकी देने लगी। कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता वो सीधा लॉन में पहुंचा था। दिल अब भी इसके नरम हिसार को महसूस करते हुए धड़क रहा था। लॉन के वस्त में आकर स्विमिंग पूल के पास सर को आसमान की तरफ उठाए गहरी सांस ली। दोनों हाथों की उंगलियों बालों में फंसाया। क्या हो रहा है मुझे? लॉन में जलती रोशनियां स्विमिंग पूल में इसका अक्स बना रही थी। वो अपने अक्स को हैरत से देख रहा था। फिर एकदम बाजू नीचे किए और तेजी से ट्राउजर के जेब में हाथ मारा। ऐसा लग रहा था अगर अभी सिगरेट नहीं पी तो दिमाग में होती साए साए और जोर जोर बजती धड़कन की आवाज जान ले लेगी। सिगरेट जेब में नहीं थी, वो तो कमरे में थी। बेचैनी से हाथ के इशारे से कुछ दूर खड़े गार्ड को अपनी तरफ बुलाया। गार्ड तकरीबन भागता हुआ पास आया। सिगरेट है? फूली सांस के साथ वो हैरत से दुरान की तरफ देख रहा था। हाँ, सिगरेट है तो दो। इसकी हैरत पर झुंझला कर कहा। सर है तो, मगर वो आप ये पी लेंगे क्या?
गार्ड ने हैरत से अपनी जेब से सिगरेट निकालकर दुरान की तरफ बढ़ाई। दुरान ने बिना कोई जवाब दिए इसके हाथ से सिगरेट लिया। लाइटर? भुएं उचकाए हैरान खड़े गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने सराय से लाइटर जेब से निकाला और जलाकर दुरान की सिगरेट की तरफ बढ़ाया, जो वो लबों में दबा चुका था। सिगरेट जलते ही हाथ के इशारे से गार्ड को जाने के लिए कहा। इतने अरसे बाद सिगरेट का टेस्ट बदलना अजीब था, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल कमरे में जाना लग रहा था। फिजा में घुलता धुआं और दिल में बढ़ती उलझन इसे बेकल कर रही थी। जवाब एक ही था, कमरे में मौजूद वो लड़की आम से खास हो चुकी थी। रात के 10 बजे गाड़ी से बाहर दोनों तरफ में मौजूद सरसब्ज खेत तेजी से पीछे छूट रहे थे और गाड़ी स्याह शफाफ सड़कों पर मतवाजन रफ्तार में चल रही थी। मुझे शक है तुम पर, जैसिका ने गर्दन मोड़ कर कार ड्राइव करते अटल की तरफ देखा। कॉफी पीने के बाद वो इसे आज फिर घर तक छोड़ने जा रहा था। कैसा शक? अटल ने सामने शीशे से निगाह हटा एक नजर जैसिका पर डाली। वो भुएं सुकड़े बैठी थी। कुछ दूर पहले तक वो किसी गहरी सोच में डूबी थी, अब अचानक पहलू बदलकर इसकी तरफ मुड़ी थी। तुम मुझे पहले से जानते हो? मतलब इस दिन कॉफी शॉप पर हमारी पहली और अचानक मुलाकात नहीं थी? हैं, इसको कैसे पता चला? अटल ने बमुश्किल अपने सप्ताई कफियत को संभाला, मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। दिमाग में क्या दौरान जैसा है इसका? है, ऐसा लगा तुम्हें? मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जन्म जन्म से तुम्हें जानता हूँ। ओह जस्ट शट अप। जैसिका ने नखुआ से नाक चढ़ाई। अटल का कहकर गाड़ी में गूंज गया। तुमने उस दिन कॉफी शॉप में मेरा नाम लिया था, हालांकि तुम मुझे नहीं जानते थे, फिर तुम्हें मेरे नाम का पहले से कैसे पता था? ओ अच्छा, तो मिस शुरली साहबा तब से ये सोच रही थी। वाह वाह, क्या याददाश्त है इनकी। मैंने नाम लिया था तुम्हारा? कब, कैसे? मसनूई हैरत का इजहार किया, जबकि जहन जोर जोर से झांपड़ रसीद कर रहा था अपनी अजली बेवकूफी पर। तुमने कहा जैसिका, इस लड़के ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। वो पुरतजस्सस लहजे में इसके चेहरे के बदलते रंग को जांच रही थी। इसे अटल की हरकत इसी दिन से मशकूक लग रही थी, और फिर इस दिन इसका पूरा नाम लेना। इस वक्त तो नेक के रवैये को लेकर खोई हुई थी, इसलिए इस बात को भूल गई थी, लेकिन आज फिर याद आ जाने पर माथा ठिठका। हाँ, तो इससे पहले तुम्हारा वो निक तुम्हारा नाम ले चुका था, तो मैंने भी ले दिया, इसमें ऐसा क्या है? लहजे को नॉर्मल रखते हुए कंधे उचकाए। इसे झूठ बोलने से सख्त नफरत थी, लेकिन दुरान की मोहब्बत इसे हर उल्टा काम करवाती थी। नेक? जैसिका हैरत से भुएं उचकाए, अंदाज ऐसा था जैसे उसका झूठ पकड़ चुकी हो। हाँ, नेक ने तुम्हारा नाम लिया, मैंने भी फौरन अजबर कर लिया। खूबसूरत लड़कियों के नाम जल्दी याद हो जाते हैं मुझे। नेक मुझे जेस कहता है। नाक चढ़ाकर मालूमात में इजाफा किया। हाँ, लेकिन इस दिन घबराहट में इसने जैसिका कहा था। बर्दाश्ता जवाब दिया। थूक निकला। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। मुझे याद है, दरअसल मैं बहुत ज़हीन हूँ। बत्तीसी निकाले अपनी तारीफ की। जैसिका ने मुंह बसोर कर रुख सीधा किया। चले, कोई खूबी तो है आप में, बहुत खूबियां हैं, मिलती रहेंगी तो धीरे धीरे सब पता चलेंगी। मैंने खेज अंदाज में आंखों का कोना दबा कर कहा। इसकी इस हरकत पर जैसिका तो जैसे भड़क उठी। गाड़ी रोको, सख्ती से कहा। क्या हुआ? सिपटाकर इसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे भाई, हुआ क्या है? डरते डरते हैरत से पूछा। वो तो खूंखार चुड़ैलों की तरह घूर रही थी। लड़के सब के सब एक जैसे होते हैं, नेक से बचाकर अब अपने जाल में फंसा रहे हो। देखो, गलत समझ रही हो तुम, मुझे इस घटिया नेक से मत मिलाओ। सब समझती हूँ मैं, गाड़ी रोको फौरन। जैसिका ने सख्ती से डैशबोर्ड पर हाथ मारा। नहीं, यहाँ बहुत सुनसान है, मैं घर पर ही उतार दूंगा। जैसिका के अचानक गुस्से को देखकर एक लम्हे के वो गड़बड़ा गया, फिर फौरन संभल कर इनकार किया। वो दांत पीसते हुए सीधी हुई और सीने पर हाथ बांधे खिड़की से बाहर देखने लगी। दुरान तेरे चक्कर में इज्जत का फलूदा बन रहा है, दांत पीसते हुए सोचा, और फिर झटक कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जारी। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।